नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद रोहित में। आज हम लोग यूपी के अंतर्गत होने वाले उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के नवीन सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ का जो सिलेबस था उसमें थोड़ा कुछ चेंजेज है। वैसे सारा सिलेबस पहले के जैसा है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया और परीक्षा चूँकि कई सालों बाद हो रहा है तो प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो थोड़ा आधुनिक होगी, जिसमें कि करंट अफेयर और नई समसामयिक जानकारी के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रस्तावित लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं, जिसके संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा। तदक्रम में शासनादेश संख्या 1402/47 का 3/2021 13/6/2015 दिनांक 3 दिसंबर 2021 द्वारा लेखपाल पद की मुख्य परीक्षा हेतु स्वीकृत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थी के सूचनार्थ आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो आज हम लोग परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की डिस्कस करेंगे। लिखित परीक्षा एक पाली का होगा, एक पाली में परीक्षा होगी, 1 पेपर है। प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगा और 2 घंटे में होगा। मतलब जो पेपर होगा वो एक पाली में होगा, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे के होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न बहुवस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार का होगा। परीक्षा योजना पर प्रकाश डालें तो सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास 4 खंड होंगे, अर्थात 4 विषय होंगे। सामान्य हिंदी के कुल 25 प्रश्न 25 अंक के पूछे जाएंगे। गणित के 25 प्रश्न 25 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न 25 अंक के और ग्राम समाज एवं विकास के 25 प्रश्न 25 अंक के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न 100 अंक के पूछे जाएंगे। इसके पहले जो लेखपाल भर्ती परीक्षा होती थी उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन उसके जो अंक होते थे वो 80 अंक ही होते थे। तो पहले जो है प्रश्नों की संख्या 100 होती थी, लेकिन अंक जो है वो 80 होते थे और 20 अंक का इंटरव्यू होता था। इस बार से जो लेखपाल परीक्षा आयोजित कराई जा रही है 19 जून 2022 को ये लेखपाल की मुख्य परीक्षा होनी है और इसमें अनुमानतः वे सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर्म तो सभी अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए भर लिया है, उसमें शॉर्टलिस्ट किया जाना है और अनुमानतः वे सभी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जिनका कट ऑफ 0+ होगा, जिनकी जो परसेंटाइल होगी वो 0+ होगी, वो सभी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। तो आप लोग इस पर बिल्कुल भी संशय न रखें, सभी लोग परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहें और अगर तैयारी करते रहेंगे तो नो डाउट कि ये आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद भी पेट की परीक्षा सितंबर में लगभग प्रस्तावित है। तो लगभग लेखपाल की जो सिलेबस है, पेट की सिलेबस है, उसमें कुछ आपका मैच कर रहा है। तो अभी से आप तैयारी करते रहेंगे तो चूँकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी लगातार कर रहे हैं तो उसमें आपको यही सोचना चाहिए कि हम परीक्षा में बैठेंगे नहीं बैठेंगे, और बैठेंगे तभी तैयारी करेंगे, ये गलत होगा। अभी बहुत सारे परीक्षाएं यूपी से आयोजित की जानी है, अगले पेट के बाद ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। तो आप इसे दिमाग से निकाल दें कि इसका जो आ जाएगा कट ऑफ, तब तैयारी करेंगे, तैयारी जारी रखें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी जो परीक्षा योजना मैंने बता दिया, 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। जो पहले 100 प्रश्न 100 अंक के नहीं होते थे वो 80 अंक के होते थे, 20 अंक के इंटरव्यू। अब इंटरव्यू यहाँ से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। समयावधि 2 घंटे का होगा, 120 मिनट की परीक्षा होगी। उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 होगा। तो आपको जो निगेटिव मार्किंग इसमें दिया जाएगा वो 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा, अर्थात 4 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न कट जाएंगे। 4 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न का जवाब, सही जवाब जो होगा वो कट जाएगा। आगे बात करते हैं हम पाठ्यक्रम पर। चलिए
पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी जो कि 25 अंक का पूछा जाएगा, इसके अंतर्गत समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इतने टॉपिक सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लगभग 16 टॉपिक आ रहे हैं। मतलब 16 टॉपिक इसमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत पढ़ने हैं हमको। 25 अंक के पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर हम बात करें सामान्य हिंदी में किस सोर्स का प्रयोग करें, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि सामान्य हिंदी के लिए लेखपाल परीक्षा है तो किस सोर्स का प्रयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाया जा सके। तो आप यहाँ पर एक तो लुसेंट की जो हिंदी आती है वहाँ से सेलेक्टेड टॉपिक जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद कोई भी एक ऐसा बुक प्रेफर करिए या किसी भी यूट्यूब चैनल जो जहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट समझ में आए कि वहाँ पर उस टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन हैं। हालांकि इसके क्वेश्चन हम भी अपने चैनल पर डालेंगे, हर टॉपिक के जो डिस्कशन है और डिस्कशन के बाद उसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन वो भी डालेंगे। हमारे इसमें यूपी लेखपाल वाले प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने अलंकार से संबंधित वीडियो डाल रखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बुक की। तो लुसेंट सामान्य हिंदी का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर, यूपी SSSC का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको अन्य परीक्षाओं से संबंधित जो पहले परीक्षाएं आयोजित कराई है यूपी SSSC ने, उससे संबंधित उस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न होंगे उसमें समाहित होंगे, वहाँ से आप उसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर प्रयोग कर लीजिए। एक टॉपिक सामान्य हिंदी की लुसेंट से पढ़िए और उसके बाद उस टॉपिक की समझ को विकसित करने के लिए या ये जांचने के लिए, परखने के लिए और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कि आपने उस संबंधित टॉपिक को कितना समझा है और कितने अच्छे तरीके से उसके प्रश्नों का हल कर पा रहे हैं। आपकी स्पीड क्या है, सबसे बड़ी चीज़ स्पीड होती है। आपकी स्पीड क्या है, आपको प्रश्न को सही या गलत करने का प्रायोरिटी क्या है, किस तरह से आप कितने प्रश्न में कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं, कितने प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। इसके साथ साथ एलिमिनेशन मेथड होता है कि कैसे आप जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से कैसे आपको एक, अगर आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो किस तरह से आपको एक चूज करना है कि आपका जो जवाब हो जाए वो लगभग सही हो जाए। जैसे उसमें से आप एलिमिनेट कर सकें कि 2 ऑप्शन गलत है बिल्कुल, अब 2 ऑप्शन में से आपको कोई एक करना है, इस तरह से। ठीक है, ये सब भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं वनडे एग्जाम में, पीटी एग्जाम में। तो समास आप वहाँ से पढ़ लीजिए, पर्यायवाची किसी भी बुक से जो आप पढ़ रहे हो और सारा लगभग पर्यायवाची आपको दिया गया है लुसेंट में। विलोम, तद्भव एवं तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत के समान, मतलब जो संस्कृत समान पढ़ने में लगे वो तत्सम होगा, बाकी तद्भव होगा। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विकर्ण संधि। वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण है ना, अनेक शब्द के एक शब्द जो होते हैं वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। लगभग 1000 प्लस वाक्यांश के लिए एक शब्द लुसेंट में दिए हुए हैं, वहाँ से आप सारे वाक्यांश देख सकते हैं और लगभग सारे प्रश्न वहीं से बनते हैं। लोकोक्तियों मुहावरे भी लुसेंट की किताब से देख सकते हैं। वाक्य संशोधन, वाक्य वाला जो टॉपिक है लुसेंट में, वहाँ से सरल, संयुक्त, मिश्रित और इसमें जो शुद्ध वाक्य हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, नदी क्या है, पहाड़ क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। वचन में एक वचन, बहुवचन, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। कारक में कर्ता, कारक, कर्ण कारक, इस तरह से। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, काल के अंतर्गत आएंगे। वर्तनी में वर्तनी शुद्धि होएगी, जैसे कवित्री, कवित्री, इनमें में से कौन शुद्ध है, तो इसे आप लुसेंट से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी चीज़ को जब पढ़ रहे हैं तो उसको गौर से, तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जब आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होती है ना, तो आपके को ये समझ में आ जाता है कि इसमें से कौन शुद्ध लिखा हुआ है। आप केवल पढ़ने की प्रैक्टिस हो, आप लिखने की प्रैक्टिस वो कम हो, तो आपको अगर वाक्य दे दिया जाए तो आप जल्दी नहीं पता कर पाएंगे कि उनमें से कौन शुद्ध है, क्योंकि बहुत ही बारीकी से अंतर होता है उसमें। त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द,
आप पठित गद्यांश में जान ही रहे हैं कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप हिंदी की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसमें सामान्य हिंदी के लिए एक अगर अन्य पुस्तक की बात करें, जैसे आपने लुसेंट से तो टॉपिक को पढ़ लिया, लेकिन वस्तुनिष्ठ सॉल्व करने के लिए एक तो आप पहला मैंने बताया यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप एक मंगा लीजिए, यूथ कंपटीशन का भी मंगा सकते हैं, अग्रवाल पब्लिकेशन का भी मंगा सकते हैं। तो वहाँ से कोई भी एक मंगा करके उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक और बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ करके। ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा ये बुक थोड़ी मोटी होती है। और वहाँ से अगर आप, चूँकि आपके पास समय कम है, अभी 1 महीना का ही समय बचा हुआ है लगभग, तो आप इसको न प्रेफर करें तो ज़्यादा सही होगा। अगर आप पहले से इसको प्रेफर किए हैं तो आप यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिए। आगे चलते हैं गणित की तरफ। 25 अंक का आपका हो गया। क्या करना है, लुसेंट से पढ़ना है हिंदी, उसका ऑब्जेक्टिव यूपीएससी के कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना है, दैट इज इनफ। गणित की अगर हम बात करें तो पहला जो गणित के अंतर्गत आएगा वो अंकगणित एवं सांख्यिकी होगा, जिसके अंतर्गत संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणी, टेबुलेशन जिसको बोलते हैं, संचयी बारंबारता, आंकड़ों के निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। सिंपल भी होता है। तो गणित के लिए ना, अगर हम अंकगणित और सांख्यिकी की बात करें तो अगर आपने पहले से तो तैयारी कर रखा होगा, इसमें आप क्या करिए, अगर पहले से आपने तैयारी कर रखा है तो जहाँ से पढ़े हैं, जैसे संख्या पद्धति की बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें, तो आपने जहाँ से भी पढ़ा है, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ा है, दैट इज बेस्ट। अगर आप आर.एस. अग्रवाल से नहीं पढ़े हैं, किसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं, तो आपने नोट्स तो बनाया होगा, वहाँ से इसको कर सकते हैं। या आप किसी कोचिंग संस्थान से अगर जुड़े होंगे तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा कि आपको जो टीचर ने पढ़ाया होगा या जो आप खुद से पढ़े होंगे, जहाँ से भी, जो भी सोर्स से आपने पढ़ा होगा संबंधित टॉपिक को, उससे आप उसके कुछ संबंधित नियम को देख लीजिए। कुछ सूत्र होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, उसके कुछ ट्रिक होते हैं, वो देख लीजिए। उसको चुपचाप उस टॉपिक के प्रश्न को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसको फाइंड आउट करिए। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि चूँकि यूपीएससी कई परीक्षाओं का आयोजन कराता है और सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं। आप अगर देखेंगे कि नंबर सिस्टम का प्रश्न है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है तो उसको आप सॉल्व ना करिए, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई भी परीक्षा के प्रश्न को आप उठा सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट को आप ले सकते हैं। संख्या पद्धति के लिए, परसेंटेज के लिए, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आप पहले उसके थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी को पढ़ने के बाद आप आपको परखिए कि आपको कितनी मैथ आती है। अगर आपको मैथ अच्छी आती है तो आप यहाँ कम समय दीजिए, केवल प्रैक्टिस में समय दीजिए। आपको मैथ कम आती है तो आप सेलेक्टेड टॉपिक को इसमें से देख लीजिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मैथ कम भी आती है ना, तो आप समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तो देख सकते हैं। बारंबारता वाला क्वेश्चन सिंपल होता है, उसे देख सकते हैं। दंड चार्ट, पाई चार्ट सिंपल होता है। अंकगणित में जितना भी चीज़ें इसमें दे रहे हैं, परसेंटेज सिंपल होता है। लाभ हानि थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो अगर आप नहीं है तो उसको मत देखिए, लेकिन जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप उसमें टाइम डिवाइड कर लीजिए और इसको दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब, इस गणित में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम आप बना लीजिए मानक कि हमको 20 प्रश्न डेली गणित के लगाने हैं। 20 से 25 प्रश्न आएंगे लेखपाल में, गणित के 25 प्रश्न आएंगे। आप एक मानक बना लीजिए कि हमको 25 प्रश्न डेली सॉल्व करने हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए गणित के लिए, अब घर पे बैठ कर तो 3 घंटा में 4 प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं, 3 घंटा में 10 प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं, उसको 10 बार देख रहे हैं पीछे से, फिर उसको आंसर ला दे रहे हैं, तो वो नहीं होता है। आपको ना 2 घंटा टाइम मिल रहा है, 4 सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा टाइम मिल रहा है, एक सब्जेक्ट के लिए आधे घंटे। उसी के बीच में वो आएंगे, अब कई तरह से रोल नंबर फिल कराएंगे, कई जगह साइन कराएंगे, आप पेपर को पढ़ेंगे उसी समय के अंदर, तो 10 मिनट तो उसमें मान लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब कि जो 30 मिनट आपको 25 प्रश्न के लिए मिल रहे हैं, तो एक प्रश्न पर 1 मिनट एवरेज देखें तो 25 प्रश्न के लिए 25 मिनट। तो आपको ये अनुमान लगा लेना है ना कि हम परीक्षा भवन में क्या इस टॉपिक के प्रश्न को विदिन 1 मिनट लगा सकते हैं। आप तो यहाँ 10 मिनट में लगा ले रहे हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस के कोई क्वेश्चन है, आप 10 मिनट में लगा लिए। आपने एक परंपरागत तरीके से जो मैथ के नियम है उसको पढ़ा था पहले से, उसके पर गए, फिर नियमानुसार करके जो भी होता है आपने लगाया। तो ऐसे कॉम्पिटिशन क्वेश्चन लगते नहीं है। मान लीजिए आपने लगा भी लिया घर पर, तो ये मत सोचिए कि आप उसको परीक्षा भवन में लगा लेंगे।
नहीं लगा पाएंगे। 1 मिनट में जो प्रश्न आपसे सॉल्व हो रहा है ना, या 2 मिनट में, जैसे 25 प्रश्न तो आपके आएंगे नहीं, जैसे आपने एक अनुमान लगा लिया कि 20 प्रश्न मैथ में सही करेंगे, तो ही मान के चलिए 1.5 मिनट एवरेज आ रहा है, तो 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में जो प्रश्न हल होने लायक हो ना, उसको आप पहले प्रैक्टिस करिए घर पर। जरूरी नहीं है कि आप 100 प्रश्न हैं जो उसमें आपको, अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो मुश्किल से आपको 75, मोर देन 75 है ना, 75 प्लस नंबर लाने हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सारा मैथ सही लाएं, आप हिंदी में 25 आउट ऑफ 25 गेन कर सकते हैं। उसमें अगर समय देना तो वो ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता है। आपको अगर आ रहा है ना तो आप सही कर लेंगे, विलोम शब्द आपको आ रहे हैं तो सही कर लेंगे, पर्यायवाची आ रहे हैं तो सही कर लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर के प्रैक्टिस किए हैं ना तो वहाँ से सही कर लेंगे। किसी भी परीक्षा का हो, जरूरी नहीं कि लेखपाल परीक्षा का ही प्रश्न पूछा गया हो, पहले से 2 ही बार परीक्षा हुआ है, कितना प्रश्न उसमें होगा। यूपी ट्रिपल एस जिस परीक्षा का आयोजन किया, बल्कि आप अगर यूपी पीसीएस की भी बात करें तो जैसे अभी आप सामान्य ज्ञान आगे चलेंगे तो सामान्य ज्ञान में जो भी संबंधित टॉपिक है ना आपका, जैसे विश्व का भूगोल हो गया है ना, भारत का भूगोल हो गया, अगर घटना चक्र आपको कहीं से मिल जाए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको परचेज करिए, यूट्यूब पर भी, मेरे यूट्यूब पर भी देखिए, भूगोल का देखेंगे आप, मैंने वो यूपी लेखपाल प्रिपरेशन वाले प्ले लिस्ट में अभी मैं डाल रहा हूँ उसको, वीडियो को 2 वीडियो मैंने डाला है, उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत जो है ब्रह्मांड का पूरा टॉपिक और उसका प्रश्न करीब मोर देन उसमें 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न से ज़्यादा है, उससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकते हैं, ब्रह्मांड के प्रश्न उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते हैं, है ना। वो सारे परीक्षाओं में जितने भी सिविल से परीक्षा में सब में पूछे गए प्रश्न हैं, और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो वहाँ से भी एक प्रश्न में 4 प्रश्न बन के निकल के आते हैं। तो वहाँ से देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्जाम से पहले वर्ल्ड जियोग्राफी का सारा क्वेश्चन और इंडियन जियोग्राफी का, मैंने भारत के भूगोल का भी सारा क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट वहाँ पे अपलोड कर दूँ, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करने में वहाँ से क्वेश्चन नीचे देता हूँ, वो घटना चक्र का होता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और लोकप्रिय है। तो आप जीके के लिए वहाँ से देख सकते हैं। यूपी स्पेशल का भी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, तो यूपी स्पेशल भी जो कि ग्राम समाज में प्रवेश में आपका लगभग 5 से 7 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से होगा, देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप एक काम करिए, कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, जैसे क्रॉनिकल मैगजीन वगैरह हो गया, अभी मैं आगे बता रहा हूँ उसके लिए, तो वहाँ से, और यूट्यूब चैनल को एक देख लीजिए, मंथली यूट्यूब चैनल पर मंथली करंट जहाँ भी हो वो मंथली उनका प्लेलिस्ट होता है, मंथली उसको वहाँ से देख लीजिए। कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए, कोई एक ट्रिकी वीडियो का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, है ना। कई सारे ऐसे हैं प्लेटफॉर्म जो कि अच्छे वीडियो डालते हैं। तो यहाँ से गणित हो गया, अंगणित एवं सांख्यिकी देख लिया हम लोग ने। मैथमेटिक्स का भूलों को विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसको मैथ नहीं आती वो भी कर सकता है इसको। बारंबारता, बहुभुज, आयत चित्र, ये सब बहुत सिंपल होते हैं, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं बीजगणित की तरफ। बीजगणित भी बहुत सिंपल होता है। एलसीएम एचसीएफ सब लोग जानते होंगे, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, लेकिन इसमें कॉमन आपको ये नहीं दिया गया कि निम्न का 25 और जो है कि 30 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा करके उसमें आपको देखना होगा कि प्रश्न बड़ा से बड़ा नहीं, छोटा छोटा करके कैसे आता है, तो उसमें देखना होगा कि इसमें एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है। आप आर.एस. अग्रवाल की बुक से इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आपने जहाँ से इसको पढ़ रखा है उसको वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल, प्रमेय। युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण अच्छा 8 में पहले आपने पढ़ा होगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। रेखागणित के अंतर्गत त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कि लंब, कर्ण और आधार होता है, उस तरह से पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न, जिसमें त्रिकोणमिति की जानकारी होनी चाहिए। त्रिभुज, आयत, वर्ग। अब त्रिभुज आयत वर्ग में क्या पूछेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न, आयत के परिमाप क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न, वर्ग के परिमाप क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न, इस तरह से उसमें भुजा निकालने के लिए दे देगा। समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज की परिमाप एवं क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये रेखागणित का यहाँ से है, ठीक है। सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो पहले हम मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैंने 3 सेगमेंट देखा इसमें, क्या क्या, पहले मैंने अंगणित देखा, सांख्यिकी, दूसरे में बीजगणित, तीसरे में रेखागणित। ये 3 भाग हैं गणित के। 25 प्रश्न पूछे जाएंगे तीनों भाग से। कितने कितने प्रश्न बने, लगभग 8 प्रश्न बने। 8 प्रश्न आपके किससे पूछ ले जाएंगे, अंगणित एवं सांख्यिकी से। इसमें भी 4 प्रश्न अंगणित से, 4 प्रश्न सांख्यिकी से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से अपना तैयारी करिए आप। बीजगणित में भी आपके लगभग 8 प्रश्न पूछ ले जाएंगे, रेखागणित में 8 प्रश्न पूछ ले जाएंगे। तो आप रेखागणित को, अगर आपको इसमें से जो पसंद हो, जैसे किसी को रेखागणित पसंद होता है ना, तो ज्योमेट्री पसंद होती है तो पहले इसको पढ़ता है। कुछ नहीं है ज्योमेट्री में, एक एक टॉपिक कहीं से आप उठा लीजिए, पाइथागोरस कहीं से उठा लीजिए, त्रिभुज उठा लीजिए। पहले अगर हाई स्कूल इंटर का बुक हो आपके पास तो वहाँ से भी मिल जाएगा, और नहीं तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के बुक आते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। आर.एस. अग्रवाल की बुक से आप यहाँ से सारा सूत्र देख सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल की बुक में ना 1 पेज में सारा सूत्र दिया है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये सारा सूत्र का कलेक्शन दे दूंगा। रेखागणित के अंतर्गत जो भी सूत्र है वो मैं कलेक्शन देने जा रहा हूँ, वो मैं दे दूंगा, उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो वहाँ से आप सारा सूत्र रिवाइज कर सकते हैं रेखागणित का। ठीक है, चलिए रेखागणित के जितने भी सूत्र हैं मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने क्या बताया, 3 सेगमेंट है, आप जो है 25 प्रश्न कम से कम डेली प्रैक्टिस करिए। अभी 1 महीना टाइम है, आप जो है कितना प्रश्न का प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर 25 × 30 है लगभग 750, 750 1 लगभग प्रश्न यहाँ से अगर सॉल्व कर लेते हैं, वो भी इसके साथ कि आपकी कैपेसिटी क्या है, किस टाइप का प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 1 महीने की तैयारी में ना आप गणितज्ञ नहीं बन जाएंगे। तो आप किस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो, वहाँ से लेकर के लिए 25 प्रश्न है। अगर आप गणित में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तभी आपको 10-15 प्रश्न तो सही करने पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पार्ट है, सामान्य ज्ञान। 25 अंक के सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जो लिखा गया पूरा इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके एक एक शब्द को समझना जरूरी हो जाता है। यहाँ से प्रश्न निकल करके बनते हैं। पुराने प्रश्न पत्र को आप पहले विश्लेषण कर लीजिएगा। 2 बार जो लेखपाल की परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्रों के एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से अपने सामने रखा कीजिए। सिलेबस लेखपाल का और प्रश्न पत्र, इन दोनों को तो सामने बिल्कुल टेबल पर रखा कीजिए। जिस टेबल पर पढ़ते होंगे उस टेबल पर इसको रख लीजिएगा। बार बार देखिए, एक प्रश्न को देखिए, उसके परितः जितने भी प्रश्न आते हैं उस प्रश्न के क्षेत्र जो होता है, हर प्रश्न का एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से संबंधित जितने प्रश्न है उसको एक नोट्स बना लीजिए। यूट्यूब से देख लीजिए, चाहे जहाँ से देख लीजिए, जैसे भी करिए। ठीक है, चलिए सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें सामान्य विज्ञान आएगा। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 3 होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ज़्यादा प्रश्न बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। पिछले प्रश्न पत्रों के एनालिसिस करिए, देखिए कितने प्रश्न बायोलॉजी से, लगभग 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान से होंगे। उसमें से 3 विषय हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ज़्यादा फोकस बायोलॉजी पर करिए। इसमें अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, बायोलॉजी के भी कुछ होते हैं, सेल वगैरह, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछ लेते हैं हार्ट वगैरह से, और कुछ विटामिन वगैरह से प्रश्न आपके बनेंगे, विटामिन A, B, C, D, इस तरह से। यहाँ से कुछ जो सिलेक्टेड पार्ट हैं जो लोकप्रिय होते हैं, जो सब पूछे जाते हैं। कुछ बॉटनी से भी, बायोलॉजी में बॉटनी से भी कुछ प्रश्न बन जाएंगे, है ना। तो जैसे एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इस तरह से। तो पिछले प्रश्नों के पैटर्न को समझिए, देखिए। अब तीनों विज्ञान को 1 महीने में पढ़ना तो ईजी है नहीं, लेकिन प्रश्नों को तो पढ़ सकते हैं हम, है ना। एक घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति करके भी एक पुस्तक आती है, आप अगर चाहें तो उसे प्रेफर कर सकते हैं। दैट इज आता तो है VPPCS के लिए, लेकिन यार क्वेश्चन जो है ना, हर एक परीक्षा के लिए कोई अलग नहीं होता है, और उसके जो सामान्य परिचय हैं वो अलग नहीं होते हैं। आपको अगर एक प्यून का भी पेपर देना है तो उसको भी आप सामान्य परिचय लेना पड़ेगा आपको। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 3 विषय मैंने बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ से प्रश्न होंगे। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछे जाएंगे। आप, मैंने बताया था पहले भी, कोई भी आप एक पत्रिका, अगर आपके पास सुविधा हो, मार्केट में अवेलेबल हो, तो कोई भी एक मैगजीन, जैसे कि स्पीडी का भी बहुत अच्छा होता है, क्रॉनिकल का भी होता है। तो स्पीडी तो पतला होता है, उसको आप कर सकते हैं, और उसमें भी सारा चीज़ नहीं पढ़ना है। एक आध यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा कैसे करंट अफेयर को पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करिएगा। क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है क्या चीज़ें छोड़ना है। पढ़ना क्या है तो सबको पता रहता है, क्या छोड़ना है बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। वो सब पढ़ने लगते हैं लाइन से। कुछ लोगों का तो होता है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे वो, है ना, उनको मन ही नहीं मानेगा उनका। कैसे ये पूछ दिया तो, अरे जो तुम पढ़ रहे हो, जो सिलेक्टेड हो उसको तो पहले जानो, जो पूछ दिया तो की बातें खत्म है, कुछ नहीं आया तो, है ना। तो इस तरह से अगर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं की बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल हो जाता है। नेशनल में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, जैसे वर्ड सूचकांक हो गया, है ना, सूचकांक हो गया, इंडेक्स जिसको कह सकते हैं, और जो भी पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, नियुक्तियाँ हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, 2020 हो गया, मतलब खेल संबंधित जो हो गया, वो एक अलग क्लिप उसका बना लीजिए आप अपना। पुरस्कार सम्मान का अलग बना लीजिए, नियुक्ति का अलग बना लीजिए। कोई भी अभी ट्रॉफी दिया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार किसी को दिया गया, उसका अलग बना लीजिए, है ना। डे और थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस कब दिवस मनाया जाता है। परंपरागत जो लूसेंट में दिया वो नहीं, आजकल हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है, उसका थीम होता है। जैसे कि पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का 2022 का थीम क्या होगा, है ना, प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 जून को पेपर है, 5 जून को पर्यावरण है, क्या थीम होगा। इस तरह से जो है आप प्रश्न को देख लीजिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, मई में क्या मनाया गया, अप्रैल में, खास करके ना पिछले 6 महीने का दिवस, पिछले 6 महीने का दिवस और उसका थीम जो इंपॉर्टेंट है उसको रट लीजिए, है ना। तो दिवस का एक पेपर बना लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर का एक पेपर बना लीजिए,
इस तरह से जो है आप यूट्यूब पर सर्च करके प्रसिद्ध ही, जैसे कि मतलब कौन कौन से प्रसिद्ध स्मारक इस समय बनाए गए हैं, लोकार्पण प्रधानमंत्री किए होंगे, मुख्यमंत्री किए होंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, कौन कौन सी योजना है, योजना का एक लिस्ट बना लीजिए पूरा, जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं उस योजना में क्या है, उस योजना किससे संबंधित है, बहुत डीप में नहीं पूछेगा, योजना किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है ना, ऐसे पूछ लेगा। स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है, रोजगार योजना किससे संबंधित है, तो इस तरह से वो पूछ लेंगे कि जो मिशन चलाया जा रहा है, जैसे साइंस के क्षेत्र में भी कई मिशन होते हैं, उस मिशन के अंतर्गत क्या करना है। अभी सैन्य अभ्यास का एक बना लीजिए, सैन्य अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होना है ना। तो इस तरह से एक एक 2-2 पेज का नोट्स बनाते चलिए करंट अफेयर में, और उसके बाद वन लाइनर को बाद में पढ़िए। वन लाइनर के मतलब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कहीं गए हैं, किस EMU पर साइन करने गए हैं, ये सब चीज़ें, इन सारे प्रश्नों बहुत कम। कहीं कोई आपदा आया हो, जैसे कहीं कोई बाढ़ आया हो, कभी मौसमी मतलब मानसून चल दिया वहाँ से, है ना, 1 मई को मानसून आ जाती है भारत के दक्षिण तट पर, तो वहाँ से जब मानसून चल दी है तो उस तरह से आप क्वेश्चन बन सकता है, कहीं पे कोई ज़्यादा तूफान आ गया, कहीं कुछ क्षति हो गया, इस तरह से वैश्विक स्तर पे कहीं कोई सुनामी आ रहा हो, कहीं कोई पौने किसी को क्षतिग्रस्त कर रहा हो, तो ये जो घटनाएं होती है ना, मौसमी घटनाएं, इससे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो जो चर्चा में हो, जो चर्चित हो, है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से समसामयिक को पढ़िए, सेलेक्टेड करके पढ़िए, क्योंकि 1 महीने में आपको पूरा साल भर का समसामयिक तैयार करना है, तो सेलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर है। भारत का इतिहास सबको साधने के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं सकेगा। भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, साफ साफ देखिए लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को, लेखपाल के सारे टॉपिक को, अगर आप चैनल से जुड़े रहे तो लेखपाल के लगभग सारे टॉपिक को हम समाहित करने की कोशिश करेंगे 2-2 पेज के नोट्स के साथ, बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक को कवर करते हुए मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। हाँ, लेकिन अगर आपका सपोर्ट है तभी यहाँ भी कर सकूँगा, क्योंकि उससे मनोबल बढ़ता है। सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर ये वीडियो धीरे धीरे आने लगता है। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अभी मैं 1857 क्रांति के बारे में इसमें अपलोड करूँगा, वहाँ से 1857 क्रांति से एक प्रश्न पूछेगा जरूर, और वहाँ से पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो एक प्रश्न वहाँ से आ जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर हम देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड पढ़ लीजिए आप। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कौन कहाँ से लिया गया है, शून्यकाल, प्रश्नकाल, है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, किसमें किसकी आयु क्या होती है, राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है बनने के लिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है, राज्यपाल की क्या होती है, लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं, राज्यसभा के मेंबर कितने होते हैं, किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। यूनियन टेरिटरीज में कहाँ कहाँ जो है विधानसभा है, कहाँ विधान परिषद है, कितने राज्य हैं भारत में, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी भी हाल ही में अलग हुआ है, कितने हाई कोर्ट्स हैं, जैसे 25 हाई कोर्ट्स हैं, है ना, अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बन रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे करंट का भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ से इंडियन पॉलिटी में पढ़ लीजिए आप। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कौन कहाँ से लिया गया है, नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है ना, और जो संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा के गठन में कौन कौन से मेंबर थे, कौन किसके थे, है ना। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था देखिए अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो कहीं से यूट्यूब से 8-10 वीडियो यूट्यूब के बेसिक अर्थव्यवस्था के लिए देख लीजिए। GDP का संबंधित प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। नहीं तो ज़्यादा फोकस अभी पॉलिटी पे करिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे करिए, पॉलिटी पे करिए, है ना, विज्ञान में बायोलॉजी पे कर लीजिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में मैंने जैसे बताया अभी एक एक टॉपिक का नोट्स बना के उसको कर लीजिए। भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें तीनों आ जाते हैं, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट और मिडेवल के लिए आप यहाँ से प्रश्नों को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को देख लीजिए। विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल में सारा टॉपिक आ गया विश्व भूगोल के अंतर्गत, तो आप लुसेंट के बुक को प्रेफर कर लीजिए। सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट है अपने पास रखिए, क्योंकि सभी लोगों ने लुसेंट को पढ़ा होगा। तो एक जो लुसेंट की बुक आती है
इसको आप लोग अपने पास रखिए और इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आपने पहले से पढ़ा है नहीं पढ़ा है इससे मतलब नहीं है। आप जब एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी। एक लूसेंट पढ़ लीजिए और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव की एक बुक आती है, वहाँ से इसको देख लीजिए कि उस संबंधित टॉपिक जो भी आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव की बुक से देख लीजिए कि उस टॉपिक पे कितने प्रश्न बन रहे हैं। वहाँ से प्रश्न की प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा और वहाँ से प्रश्नों को सही कर लेंगे। तो ये चीज़ें कर लीजिएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो मॉडर्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसका सारा सीरीज में अभी अपने चैनल पे चलाने वाला हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जनसंख्या जनगणना 2011 यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न हो ही गया। दैनिक अनुभव के तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, लिखा रहता है। हालांकि सामान्य विज्ञान आपको यहाँ से पढ़ना है जिसमें किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से कल्पना की जा सकती है कि जानकारी होना चाहिए। आगे चलते हैं। किसी वैज्ञानिक कहने की जरूरत नहीं, डीप नहीं पूछा जाएगा। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, देखिए किसी भी चीज़ के 4 पहलू, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। तो चारों पक्षों को आपको पढ़ना है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी, किस तरह से भारत स्वतंत्र हुआ 1857 से लेकर 1947 तक, क्या क्या चरण हुए, कब असहयोग आंदोलन हुआ, कब चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, कब महात्मा गांधी जेल गए, कब गोलमेज सम्मेलन हुआ, है ना, कब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कब साइमन कमीशन भारत आया। इस तरह से जो कांग्रेस के जो अधिवेशन है, प्रमुख अधिवेशन कांग्रेस के कहाँ कहाँ आयोजित किए गए, भंग कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, है ना। 1857 की क्रांति के अगर बात करें तो कौन कहाँ से नेतृत्व करता था, दमनकर्ता कौन था। इस तरह से जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, वही इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था और नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। मतलब जो आपको इकोनॉमिक्स होगा उसमें भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ लेगा, संविधान में भारत के संविधान के बारे में पूछेगा। इस तरह से लूसेंट डेट इज सफिशिएंट। आप यहाँ से बस 100 बात की एक बात, सामान्य ज्ञान में जितने भी टॉपिक दिए हैं उस टॉपिक को लूसेंट से पढ़ दीजिए। बस 2 से 3 बार उस टॉपिक को आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। विश्व भूगोल एवं जनसंख्या में केवल विषयों के संबंध में जानकारी की परख होगी। विश्व भूगोल और जनसंख्या भी ध्यान दीजिएगा, ये जनसंख्या का प्रश्न पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या में जैसे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश में, सॉरी पूरे भारत में प्रथम स्थान पर कौन है जनसंख्या में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया। द्वितीय स्थान पर कौन है, तृतीय स्थान पर कौन है, क्षेत्रफल में कौन है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या अधिक है, किस जिले की जनसंख्या कम है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। और जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, पूरे वर्ल्ड में भारत में जनसंख्या में कौन सा स्थान है। इस तरह से यहाँ से आपको जानकारी पूछ लिया जाएगा, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक एवं पारिस्थितिकी, भौतिक जैसे पहाड़ पर्वत नदियाँ, पारिस्थितिकी में पर्यावरण संबंधित, आर्थिकी, सामाजिक एवं जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी मतलब वही जनसंख्या, पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थी से उपरोक्त की सामान्य जानकारी, अभिज्ञता, विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में परिचित है। यहाँ से यूपी के भी आपका पूछ लेगा। अब देखते हैं कंप्यूटर, यूपी स्पेशल यहाँ से पूछा जाएगा। कंप्यूटर भी आपका 2 से 3 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे। कंप्यूटर में सामान्य कंप्यूटर जानकारी जो है मैंने 30 प्रश्नों का सीरीज अपने प्लेलिस्ट में दिया है, अभी 30 प्रश्न उसमें और मैं दूंगा। उसके बाद अगर आप कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर प्रश्न मिलते हैं तो 20-30 प्रश्न, तो 50-60 प्रश्न दे दूंगा, उसको आप देख लीजिए, डेट इज सफिशिएंट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम समाज एवं विकास। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है ना मैटर खोजना, है ना। और ये नया सब्जेक्ट है, उपरोक्त सब्जेक्ट को तो आप पढ़ते रहे होंगे अन्य परीक्षाओं के लिए, लेकिन ये सिर्फ लेखपाल परीक्षा के लिए है। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में भारत के जो गांव है ना उनके कैसे विकास किया जाए, ग्राम विकास के लिए कौन कौन से भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ग्राम विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ कौन कौन से हैं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास, भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज, पंचायती राज दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचायती राज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधी योजना बहुत इंपॉर्टेंट, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको योजना मैंने बताया था सामान्य ज्ञान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत भी पूछेगा और ग्रामीण परिवेश में भी योजना पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश का ही योजना ही नहीं है इसमें, राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्राम
विकास से संबंधित योजनाएं हैं, है ना। जैसा भी एक अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में चलाया गया, अभी ग्रामीण छात्रों के विकास के लिए चलाया गया। कृषि से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सिंचाई से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का अलग, केंद्र सरकार का अलग। तो आप यहाँ पर ना सारा चीज़ ग्राम समाज में विकास की बात करें तो ग्राम समाज में विकास में एक अग्रवाल पब्लिकेशन की किताब आती है, वहाँ से आप उसको बेसिक जानकारी दे सकते हैं। पहली चीज़ ग्राम समाज में विकास के लिए। दूसरा आप वहाँ से ले सकते हैं उत्तर प्रदेश कोई भी जीके। उत्तर प्रदेश में मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि और प्रश्नों का सीरीज उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित वो आ जाएगा। ग्राम समाज विकास में देखिए आधा क्वेश्चन आपके लगभग यूपी स्पेशल से रहेंगे, करंट अफेयर से रहेंगे और कुछ चीज़ चकबंदी जो से रहेंगे। जो टॉपिक है वहाँ को, इस टॉपिक को यूट्यूब पर डाल करके, इस टॉपिक को गूगल पर डाल करके भी आप नोट्स बना सकते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप ये जो टॉपिक दिया है जैसे ग्राम विकास कार्यक्रम, इसको गूगल सर्च करिए, वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप पढ़ लीजिए। यूट्यूब सर्च करिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। ग्राम विकास की प्रमुख योजनाएं डाल लीजिए, राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधी योजनाएं, केंद्र सरकार ग्राम विकास संबंधी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। भूमि सुधार में कौन कौन से सरकार द्वारा प्रयास किए गए भूमि सुधार के लिए आज़ादी से लेकर अब तक, जैसे चकबंदी योजना कब लाई गई थी, है ना, भूमि बंदोबस्त योजना कब लाई गई थी, इस तरह से जमींदारी उन्मूलन कानून कब लाया गया था। इस तरह से जो प्रश्न है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को विस्तृत एनालिसिस के साथ देखा यहाँ पर, और इन्हीं टॉपिक को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।